अस्सलामुअलैकुम। बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं और आज की क्लास के अंदर हम लिमिट्स के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी सारी बातें करी थी और लास्ट क्लास के अंदर वी ट्राई टू डिस्कस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द लिमिट्स कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट क्लास में लिमिट्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सॉल्व किया भी इनफैक्ट, और हमने काफी सारी चीजों को कवरेज करने की ट्राई करी थी। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास चंद बेसिक लिमिट्स के फॉर्मूलाज हैं जहां पे मैं मजबूर हूं लिमिट्स के फॉर्मूलाज पढ़ाने के ऊपर। तो आज की क्लास का आगाज सबसे पहले हम लोग लिमिट्स के फॉर्मूलाज के जरिए कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, हमारे पास लिमिट्स के अंदर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे मौजूद हैं कि जिनसे आप बच नहीं सकते। ये फॉर्मूलाज एमसीक्यूज के तौर पे बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आज की क्लास में इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है या इन फॉर्मूलाज को पढ़ना है ताकि एमसीक्यूज का एक पोर्शन यहां से हमारा कवर हो सके। तो भाई देखो, हमारे पास लिमिट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर आप लोगों की लिमिट x अप्रोच कर रही है, कहां पे, अगर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है a के ऊपर, और आपके पास पर्टिकुलरली फंक्शन आ जाए x की पावर m माइनस का a की पावर m, x की पावर m माइनस का a की पावर m, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ जाए, नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास आ जाए x की पावर n माइनस का a की पावर n। तो भाई इसका आंसर क्या होता है, अगर कभी भी आपके पास लिमिट x अप्रोच कर रही है कहां पे a के ऊपर, यानी कि लिमिट x बराबर है किसी कांस्टेंट के, और आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, आपका जो लिमिटेंट है, आपको जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो कैसा आ रहा है कि भाई आपके पास x की पावर के अंदर m आ रहा है, फिर माइनस का a की पावर m आ रहा है, और नीचे डिवीजन में x की पावर n, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, माइनस का a की पावर n। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या होती है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लिमिट के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना चाहूं ना, तो भाई दो तरीकों से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना चाहूं एल हॉपिटल रूल के जरिए, तो भाई ये ऑल्दो डायरेक्टली फॉर्मूला है बट आपको इसकी लॉजिक भी मालूम होनी चाहिए कि चूंकि देखो मेरे पास एक्स अप्रोच कर रहा है ए पे, तो भाई अगर मैं नीचे एक्स की जगह पे ए डालूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए की पावर एन माइनस का ए की पावर एन। तो जाहिर सी बात है नीचे जीरो आ जाएगा क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, यानी कि इस लिमिट के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए, फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल। तो हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई एल हॉपिटल रूल हमसे क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, अगर मैं, मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है, मेरे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो ये फॉर्मूला है, ऑल्दो ये फॉर्मूला, मगर ये बनता कैसे है कि भाई आप सिंपल डिफरेंशिएट करते हो, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, ऊपर x की पावर m आ रहा है, तो भाई क्या डेरिवेटिव होगा, पावर फॉर्मूला, पावर पहले लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करके बेस को लिखोगे, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके x का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 ही होगा। a की पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, a चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, नीचे डिवीजन में x की पावर n का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास अगेन पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर आगे a की पावर n का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो भाई ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया सिंपल m इंटू एक्स की पावर में m माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में n इंटू एक्स की पावर में, नीचे डिवीजन में क्या हो गया, n इंटू एक्स की पावर में n माइनस का 1। अब देखो ये इसका आंसर नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा पेपर्स में आया हुआ है। तो आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर ये आंसर ही गिवन नहीं होगा, आप जब अपने ऑप्शंस को देखोगे तो वहां पे ये आंसर ही गिवन नहीं होगा। तो इसका मतलब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नीचे वाली टर्म को जरा नीचे से ऊपर भेजो बेटा। तो भाई नीचे वाली टर्म को, ये m डिवाइडेड बाय n को मैं एडिट रहने देता हूं, x की पावर में ऊपर क्या मौजूद है, m माइनस का 1। अगर नीचे वाली टर्म को मैं नीचे से ऊपर भेजूंगा तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट इसके साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, इसके साइन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा कन्वर्ट। यानी कि देखो ये जो x की पावर n माइनस का 1 आ रहा है, अगर आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजोगे तो डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर में जब जाता है, ये न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर में आता है तो पावर में टर्म्स का साइन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया m डिवाइडेड बाय n
इनटू बेसिस आपके पास सिमिलर है, बेस एक बार लिखोगे और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब देखो +1 से -1 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, m डिवाइडेड बाय n, x की पावर में m माइनस का n। ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है किसी कांस्टेंट के ऊपर और आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, एक लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उससे इसको कंपेयर कर देते हैं। भाई वो डिफरेंट फॉर्मूला है, वो एक डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा सर हमने तो लिमिट्स में फॉर्मूला डिस्कस करा था, लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। सर हमने जो लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था वो इस तरह का होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ऊपर मेरे पास होता है x की पावर n, x की पावर n, आगे मेरे पास आता है माइनस का a की पावर n, नीचे डिवीजन के अंदर x माइनस का a। ये बड़ा मशहूर लिमिट्स का एक फॉर्मूला है। तो भाई ये फॉर्मूला जो होता है वो इसी टर्म पर ड्राइव हो रहा होता है, इसी तरीके से फॉर्मूला भी फॉर्म होता है। तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू ए की पावर n माइनस के 1 के, n इंटू ए की पावर n माइनस के 1 के। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला डिफरेंट है, और याद रखिएगा जो क्वेश्चन हमने करा है क्वेश्चन डिफरेंट है। तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन हम सिंपल डिफरेंशिएट करके एल हॉपिटल रूल के ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी बेसिक सी लॉजिक होती है। तो भाई आज की क्लास में सबसे पहले लिमिट्स के हम चंद फॉर्मुलाज को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। याद रखिएगा लिमिट्स के अंदर हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस को एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व करते हैं, 99% क्वेश्चंस को। तो आज की क्लास में हम तमाम चीजों को देख भी रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़े मजे का फॉर्मूला होता है कि भाई हमारे पास लिमिट्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका लिमिट x अप्रोच कर रहा है कहां पे, 0 के ऊपर, और आपके पास फंक्शन आ जाए कैसा, a की पावर x माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में आ जाए x, तो इसका फॉर्मूला बराबर होता है ln a के। सो भाई वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव द फॉर्मूला, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर फॉर्मूलाज की डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है। तो भाई हर फॉर्मूला किसी ना किसी डेरिवेशन के ऊपर आ रहा होगा, तो आपको डेरिवेशन जहन में नहीं रखनी, आपको खाली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म की पावर में फंक्शन आ रहा है, फिर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास ln a के, ये हमारे पास बराबर होता है ln a के। सिमिलरली मेरे पास एक फॉर्मूला और भी है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि भाई अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी पे, अगर कभी भी आपकी लिमिट कहां पे अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी पे, और आपके पास फंक्शन कैसा गिवन है, आपके पास फंक्शन आ रहा है ln ex प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से x, तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। भाई ये बेसिक आपके एफएससी के फॉर्मूलाज हैं, ये बेसिक आपके ए लेवल्स के फॉर्मूलाज हैं जो आप अपने बचपन से पढ़ रहे हो, ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूलाज खुदारा आपको याद होने चाहिए, स्पेशली द फॉर्मूला नंबर दिस एंड फॉर्मूला नंबर दिस, ये आपके पास बेसिक क्वेश्चंस जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होने ही होने चाहिए कि भाई अगर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, ln आगे आ रहा है e की पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x से बराबर होता है 1 के। अच्छा, इसमें x अप्रोचेस टू 0 का भी फॉर्मूला होता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी एग्जिस्ट करता है कि अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है कहां पे, 0 के ऊपर, और मेरे पास फंक्शन आता है e की पावर x माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में आ रहा है x, तो ये बराबर होता है इक्वल टू के बाद 1 के। तो भाई ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको लाजमी तौर के ऊपर आपने याद रखने हैं। अगेन इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली सर ये हम लोग इसकी डेरिवेशंस क्या होती हैं, ये आ कैसे रहे हैं। भाई ऑब्वियसली सी बात है, इसकी बैक साइड पे कोई ना कोई डेरिवेशन होगी, आपने डेरिवेशन अपने एप्टीट्यूड के अंदर याद नहीं रखनी होती, आपने जो चीज याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक फॉर्मूले को अपने अपने पास जहन में रखना है, आपको उसकी बैक साइड की डेरिवेशन को नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्मूला जो बेसिक है ये होता है कि भाई अगर कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय x इसके बराबर होता है, भाई ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 0 के। ये मैंने चंद फॉर्मुलाज लिखे हैं, देखो इन फॉर्मुलाज को लिखने का पीछे रीजन क्या है कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई रियली वांट कि हम लोग बाकी क्वेश्चंस को कवर करने से पहले एटलीस्ट हमारे पास ये फॉर्मुलाज लाजमी तौर पे मौजूद हों, ताकि ये बेसिक एमसीक्यूज हमारे यहाँ से कवर अप हो जाए, ताकि ये बेसिक चीज हमारी यहाँ से क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ये इसके बेसिक फॉर्मुलाज हैं भाई, इसमें बिल्कुल भी आपने चिंता नहीं करनी। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, और आप लोग मुझे बताओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सारी बातें एक तरफ, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई आपकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, 0 के ऊपर, और आपके पास क्वेश्चन आ रहा है टेंजेंट एक्स, आगे आ रहा है माइनस का साइन एक्स,
और नीचे डिवीजन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है, नीचे डिवीजन में आपके पास आ रहा है साइन क्यूब एक्स। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नस्ट में भी बेतहाशा आया है, फास्ट में भी आया हुआ है, जीआईकेआई में भी आया हुआ है, एनईडी के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के पेपर उठाओगे ये क्वेश्चन आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, क्वेश्चन मैंने दिया था। देखो भाई, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, जरा बात को समझो मेरे प्यारे शागिर्दों। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पे बेशक अपने पास कहीं पे लिख देना, ये क्वेश्चन एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व नहीं हो सकता। अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लो, एल हॉपिटल रूल के ऊपर इस क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो एल एल हॉपिटल से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा। सही है ना, आपके लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना एंड सो ऑन। सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये बेतहाशा पेपर में आता है। सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है, उसको पहले सिंप्लीफाई करवाओ। देखो, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे, ऑल्दो एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व करने की ट्राई करी, मगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, याद रखिएगा, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सिंप्लीफाई करके भी तो सॉल्व करते हो। तो हम लोग यहाँ पे सेम काम करते हैं। मैं करता क्या हूं कि भाई, मैं भी इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करवाता हूं और एक्सपेंड करवा के ओपन करता हूं। टेंजन एक्स किसके बराबर होता है दुनिया में? टेंजन किसे कहते हैं? टेंजन कहते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस को। आगे मेरे पास माइनस का साइन एक्स एज इट इज का एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? साइन क्यूब। तो नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? सिंपल साइन क्यूब एक्स का साइन क्यूब एक्स। अब देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? सिंपल, यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं कि देखो, साइन एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन तो मौजूद होगा। सही है ना? तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कॉस एक्स, जाके वन से मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स आ जाएगा। वन जाके साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स जाके जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखो बेटा, होल डिवीजन में नीचे क्या मौजूद था? नीचे होल डिवीजन में हमारे पास मौजूद है साइन क्यूब एक्स। नीचे होल डिवीजन में क्या मौजूद है? साइन क्यूब एक्स। अब देखो, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो क्या कहता है? सबसे पहले तो अगर मैं गौर से देखूं, ये ऊपर की टर्म्स में से मैं साइन एक्स को कॉमन ले सकता हूं। मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं? साइन एक्स को कॉमन। तो अगर मैं ऊपर से साइन एक्स को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस का कॉस एक्स। और नीचे डिवीजन में क्या है? नीचे डिवीजन में आ रहा है कॉस एक्स। अब देखो, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, बचपन से आप ये चीज पढ़ते हो ना, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हम इसी काम को परफॉर्म करेंगे। तो इस साइन क्यूब एक्स से नीचे देखो, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या बन जाएगा? नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा? वन डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स, यानी कि नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो साइन एक्स से क्यूब क्या हो गया? कैंसिल आउट, खाली यहाँ पे स्क्वायर बच गया। अब आपके पास ये क्या बन गया? अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या हो गया? ये ऊपर मेरे पास हो गया सिंपल तरीके से क्या चीज? ऊपर हमारे पास आ गया वन माइनस का कॉस एक्स, और नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास क्या आ गया? नीचे डिवीजन में आ गया कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी क्या हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं? खुद सोचो, क्या मैं अभी भी लिमिट को अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता अभी भी, क्योंकि देखो, अगर मैं लिमिट को अप्लाई करने के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं अभी भी लिमिट को अप्लाई करता हूं तो चूंकि लिमिट की वैल्यू एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, तो अगर मैं अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट को अप्लाई करवाता हूं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या आएगा? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि अगर हम लिमिट को अप्लाई करने के ऊपर जाते हैं तो हमें ये बात मालूम है कि साइन जीरो बराबर होता है किसके? जीरो के। और कॉस जीरो बराबर होता है किसके? वन के। तो आपने देखो अभी तक यहाँ पे क्या काम करा? आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करा? अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर गए। आपने अपनी वैल्यूज को एक्सपेंड करवाया, आपने अपनी वैल्यूज को ओपन करवाया, आपने अपनी टर्म्स को क्या करवा? आपने अपनी टर्म्स को एक्सपेंड करवाया। पहले मुझे बताओ, ये बात क्लियर होती है? क्या मुश्किल बात है इसमें? सिंपल, टेंजन एक्स को टेंजन एक्स पे ओपन करा, साइन एक्स का साइन एक्स एडिटिव आया, आपने बेसिक टर्म्स को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपने बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाई। अगर मैं अभी भी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पे जाता हूं तो मेरे लिए इंपॉसिबल है टर्म्स को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पे अगर मैं एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई करता हूं या फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं या मैं फर्दर सॉल्व करने की ट्राई करता हूं तो फिर देखते हैं फिर क्या बनेगा, क्योंकि अभी भी हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ ना। अभी भी अगर मैं लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा तो कॉस जीरो तो वन होगा, मगर साइन जीरो बराबर होगा जीरो के, तो अभी भी इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है। तो फिर एल हॉपिटल रूल को जरा अब अप्लाई करके चेक करते हैं।
तो भाई देखो, अगर मैं एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करता हूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वन का डेरिवेटिव होता है जीरो के बराबर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का साइन एक्स, ओके। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो बेटा दो टर्म्स क्या हो रही है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रही है, नॉर्मल सी बात है। अगेन कॉस और साइन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया दोबारा से आपको यहाँ पे नीचे अनसेटिस्फाई होगा, बट चलो चेक कर लेते हैं कैसे। कि देखो भाई cos x और sin x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। cos x का cos x एज इट इज, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2 sin x के बराबर। और फिर हमारे पास सिंपल तरीके से sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x के बराबर। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन। और फिर जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो मेरे पास सिंपल तरीके से cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से sin x के बराबर। अभी भी देखो अगर मैं लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे जीरो डालोगे, तो साइन जीरो जीरो बन गया, साइन जीरो जीरो बन गया, साइन जीरो जीरो बन गया। अभी भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अब क्या करें भाई, है भाई अब क्या करें इसको, ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन के अंदर जब आप यहां तक पहुंचे, आप लोगों को लगा कि आपने सिंप्लीफिकेशन करवा ली, आप लोगों को ये शुबा हुआ कि यार आपने इतनी मेहनत से एलसीएम लिया, आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस क्वेश्चन में क्या लिया, एलसीएम लिया। मगर देखो अभी भी आपकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो पे, अगर मैं इस लिमिट को इस क्वेश्चन में डालूंगा तो अभी भी मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाई। यानी कि हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते इस लिमिट के ऊपर। तो फिर सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, कि आप इसको फर्दर एक्सपेंड करवाओगे। अब फर्दर एक्सपेंड कैसे करवाऊंगा, यार मुझे किसी तरीके से इस नीचे वाले साइन एक्स को रिमूव करना है। अगर नीचे वाला साइन एक्स रिमूव हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे हिंट भी रखी कि देखो साइन जीरो बराबर होता है जीरो के, और कॉस जीरो बराबर होता है वन के, यानी कि मुझे किसी तरीके से साइन को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करूंगा साइन को, भाई रिमूव करना सिंपल है, किस पैटर्न पे करोगे, कि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के, ऐसा ही है। और आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, बेटा ये होता है सिंपल ए प्लस का बी, और आगे आता है ए माइनस का बी। यानी कि अगर मेरे पास लेट सपोज मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को रिमूव करके वहां पे क्या लिख सकता हूं, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर आप एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कि देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है वन का स्क्वायर माइनस के कॉस का स्क्वायर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है वन का स्क्वायर माइनस के कॉस का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वन प्लस का कॉस एक्स इंटू वन माइनस का कॉस एक्स। सिंपल, बचपन से हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे नहीं कर रहे, कि ए प्लस का बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखता हूं वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें इतनी मुश्किल बात क्या थी भाई, आपको कहना चाहिए था सर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। भाई ये वन माइनस का देखो, वन माइनस का कॉस एक्स एज इट इज का एज इट इज, कॉस एक्स का कॉस एक्स यहां पर एज इट इज आएगा। साइन स्क्वायर एक्स को देखो अब रिप्लेस करवा दोगे किससे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, या वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। और चूंकि दोनों टर्म्स पे स्क्वायर आ रहा है, तो सिंपल तरीके से हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रख सकते हैं वन प्लस का कॉस एक्स, और आगे वन माइनस का कॉस एक्स। जरा गौर से देखो ये कैसे बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। और चूंकि वन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, वन माइनस कॉस एक्स से वन माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर आपके पास वन आ रहा है, नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, कॉस एक्स का कॉस एक्स, और आगे ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, आगे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वन प्लस का कॉस एक्स। अब फाइनली मैं अपनी लिमिट को अप्लाई करवा सकता हूं, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही थी जीरो के ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा वन, कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, फिर वन का वन प्लस का साइन, कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, वन डिवाइडेड बाय टू के बराबर। बेटा अगर बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 10 दफा कर रहे हो ना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 50 दफा करनी है। इस क्वेश्चन के ऊपर कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन एल हॉपिटल मेथड से सॉल्व नहीं होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि आप इसको नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बेटा आपको कोई बताएगा नहीं घर पे आके। आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वेल गुड है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो ब्रेक करके सॉल्व करोगे। मतलब एल हॉपिटल
हॉपिटल साहब ने नहीं कहा था कि भाई मेरा रूल हर जगह पे अप्लाई करोगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं हर जगह पे अप्लाई हो सकता है हॉपिटल रूल, मगर कभी कभार क्वेश्चन अगर आपसे बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, जैसे कि 99.999% हमेशा एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व होंगे, मगर ये जो क्वेश्चन होगा इस तरह कोई क्वेश्चन अगर आ गया ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, तो उसको फिर आप बेसिक वे में पहले सिंप्लीफाई करते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुला से ब्रेक करते हो, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवा के सॉल्व करोगे। ये आपको कोई नहीं बता सकता कि भाई कौन सा क्वेश्चन एल हॉपिटल पे होगा कौन सा नहीं होगा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके हमेशा एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई होंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको खाली अलग से सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आसान तरीका ये होता है कि आप इनको अलग से सिंप्लीफाई कर लो, ये ज्यादा बेहतर तरीकेकार होता है। तो इस तरीके से देखो हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। जरा एक हेडिंग डालो, लिमिट्स की एक बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को मैंने थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हमारे पास लिमिट्स के अंदर मेरे प्यारे शागिर्दों एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, और आज भी मैं जरा डिस्कस कर लूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास अगर लिमिट्स के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर लिमिट्स के अंदर एक्स आपका अप्रोच कर रहा है कहां पे, जीरो के ऊपर, और मेरे पास लिमिट्स के अंदर जो भी फंक्शन था, जो भी एक्स था, और नीचे डिवीजन के अंदर भी वो एक्स आ जाए, यानी कि देखो इस प्रॉपर्टी को मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अगर आपका लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा होता है जीरो के ऊपर, लिमिट आपकी किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, और साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है 1 के बराबर। यानी कि लिमिट मेरी अप्रोच कर रही है, मेरा फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन बराबर होता है किसके, 1 के। आप एल हॉपिटल रूल पे भी सिंप्लीफाई करोगे, आपको आंसर के अंदर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सेम प्रॉपर्टी हमारे पास दुनिया में होती है टेंजेंट की, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है टेंजेंट। तो बहुत दफा पेपर में सिंपली एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन भी किसके बराबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 1 के बराबर होता है। अच्छा, वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास कभी भी दुनिया के अंदर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो कहां पे, जीरो के ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो के ऊपर, और सिर्फ कॉस एक्स आ रहा हो, सिर्फ कॉस एक्स, भाई लिमिट एक्स अगर मेरी जीरो पे अप्रोच कर रही है और सिंपल कॉस फंक्शन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। और ये बेसिक चीज है भाई, 1 के बराबर कैसे बनेगा, कि जाहिर सी बात है जो एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे आप जीरो को प्लॉट करोगे, तो कॉस जीरो यानी कि कॉस जीरो डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दैट्स द रीजन के आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये तीन बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तीन बड़ी बेसिक आपके क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, किस वजह से मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं भाई, एक और बड़ा क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के लिए। इस एमसीक्यूज में देखो एग्जामिनर कह क्या रहा होता है, एग्जामिनर कहता है कि कभी भी अगर आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी के ऊपर, और मेरे पास क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो याद रखिएगा अगर आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, उस सूरत में साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन 1 के बराबर है। बट अगर मेरा फंक्शन इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होता है, ये अपोजिट काम शो करता है, जीरो के बराबर होता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि जब सिंप्लीफाई करने पे जाते हो, अपने रूल्स को अप्लाई करते हो, एल हॉपिटल रूल को या किसी और पर्टिकुलर टर्म्स के रूल्स को, लेफ्ट हैंड रूल को, राइट हैंड रूल को, कंटिन्यूटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को, तो वहां पे आपके पास आंसर क्या आता है, जीरो के बराबर। सेम प्रॉपर्टी टेंजेंट भी फॉलो करता है, मगर उससे पहले हमें दो बातों को बहुत कैटेगोरिकल वे में अंडरस्टैंड करना है कि देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर मेरी लिमिट कहां अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी के ऊपर, अगर मेरी लिमिट कहां अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी के ऊपर, और साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। अच्छा, इसके ऊपर एमसीक्यूज तो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी हम समझते भी हैं, मगर तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि देखो अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो साइन फंक्शन बाय फंक्शन कैसा परफॉर्म करेगा, 1 के बराबर देगा। अगर लिमिट अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, तब कैसा परफॉर्म करेगा, जीरो के बराबर। यानी कि दोनों चीजों में इसका काम अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उसके पीछे अगर आप यहाँ पे लेट सपोज इसको अप्लाई भी करवाते हो ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो साइन इंफिनिटी बन जाएगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन इंफिनिटी आ गया। साइन इंफिनिटी आपके पास तो बहुत ही बाहर का नंबर आ रहा है, उसको डायरेक्टली तो आप मैथ एरर आ जाएगा, आप डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं कर पाओगे उसको। तो उसका बेसिक लॉजिक क्या होती है कि भाई अगर मैं कभी भी एक बहुत बड़े एंगल को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मगर नीचे डिवीजन में इंफिनिटी आ रहा है, तो नीचे वाला जीरो जब नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो के बराबर। सही है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर ये तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज है मेरे पास कि अगर मेरा एंगल जीरो पे अप्रोच कर रहा है या मेरा एंगल इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। इस पे एमसीक्यूज कैसे आता है,
इस पे एमसीक्यूज पेपर के अंदर अक्सर और पेशतर ऐसे आता है कि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एग्जामिनर बोलेगा इसका आंसर बताओ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नॉर्मली पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो इस पैटर्न के आते हैं कि एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारा एंगल अप्रोच कर रहा है कहां पे, जीरो के ऊपर, तो साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्या होगा। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, हमें ये बात मालूम है डायरेक्टली सॉल्व करना है, जो भी आपका कांस्टेंट आ रहा है वो पहले आ गया, और सिंपल साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर तो किसके बराबर होगा, सिंपल वन के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज पेपर में यूजुअली इस पैटर्न के ऊपर आते हैं कि लेट सपोज मैं कहता हूं पेपर में एमसीक्यूज आ रहा है साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल किसके बराबर होता है, वन के, फोर चूंकि कांस्टेंट आपने पहले लिख दिया, और सिंपल साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, वन के बराबर हो जाएगा। ये इसके क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली जो पेपर के अंदर हमारे पास पूछे जाते हैं। या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में ये भी आ चुका है कि एग्जामिनर कहता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, एग्जामिनर कहता है कि भाई ऊपर आ रहा है साइन पी एक्स और नीचे आ रहा है मेरे पास साइन क्यू एक्स, तो भाई एग्जामिनर कहते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का फायदा यही है कि भाई ये आपके चार बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो भाई इसका फायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करवा रहे हो, बेसिक फॉर्मुलाज आ रहे हैं एक तरीके से। तो भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो अब की बारी में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स। अब बच्चा बेचारा परेशान है, सर ये तो मुश्किल कॉन्सेप्ट है। भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, कभी भी आपके पास साइन पे फंक्शन आ जाए, आपके पास नीचे पर्टिकुलरली दूसरा भी साइन का फंक्शन आ रहा है, तो अगर आप इसको एल हॉपिटल रूल पे भी सिंप्लीफाई करोगे उससे भी आंसर वही आएगा, ऑल्दो इसका आंसर क्या होगा पी डिवाइडेड बाई क्यू के, बट अगर किसी को नहीं आता तो आप एल हॉपिटल रूल को भी अप्लाई करोगे उससे भी वही आंसर आएगा कि भाई देखो साइन का डेरिवेटिव लोगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस पी एक्स के बराबर, फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो पी आ जाएगा। सिमिलरली साइन क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा कॉस क्यू एक्स के बराबर, फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो क्यू आ जाएगा। अब जब लिमिट एक्स की वैल्यू जीरो को यहाँ पे प्लॉट करवाओगे तो कॉस जीरो बराबर है वन के, कॉस जीरो बराबर है वन के, तो आपका अल्टीमेटली आंसर पी डिवाइडेड बाई क्यू के बराबर ही आएगा। तो भाई चाहो तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो, बहुत दफा बेसिकली रॉ फॉर्म में प्रॉपर्टी पूछी जाती है, अदरवाइज अगर तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आप एल हॉपिटल रूल को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है इस पर डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिमिलरली आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है कहां पे, जीरो के ऊपर। मेरे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है वन माइनस का कॉस, आगे आ रहा है वन माइनस का कॉस पी एक्स और नीचे डिवीजन में आ रहा है वन माइनस का कॉस क्यू एक्स, तो भाई इन क्वेश्चंस के ऊपर आप एल हॉपिटल रूल को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मगर इन प्रॉपर्टीज का फायदा क्या होता है कि भाई बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर ये स्ट्रेट फॉरवर्डली पेपर के अंदर पूछी जाती हैं प्रॉपर्टीज। चार तरह की मेजरली प्रॉपर्टीज हैं आपके पास कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर तब क्या होगा, या लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर तब क्या होगा। ये बेसिक इनकी चार प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर पेशतर आपको पेपर के अंदर दिखती हैं। हमने चूंकि अभी तक इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा नहीं है तो अभी उनको जाके हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एज वेल। आपको अभी फिलहाल बस अपने जहन में चार प्रॉपर्टीज रखनी है। पहले नंबर के ऊपर साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, अगर फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो पे वन के बराबर, सही है। अगर मेरा फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, टेंजेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होता है, वन के, सही। ये कॉस में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, कॉस में अनडिफाइंड रहता है। हाँ अगर सिंपल कॉस एक्स के ऊपर आपको अप्लाई करनी है, लिमिट की वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर तो वन के बराबर होता है। अच्छा मैंने इन्फिनिटी का एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़ा दिया, बट अभी हम इन्फिनिटी की लिमिट्स को देखेंगे, अभी हम इन्फिनिटी की लिमिट्स को देखेंगे। तो लिमिट अगर इन्फिनिटी पे कभी भी अप्रोच कर रही है और साइन फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन आ रहा है, ऑल्दो भी आगे चल के हमने इन्फिनिटी की लिमिट्स को डिस्कस करना है, मगर चूंकि ये एमसीक्यूज बिल्कुल इससे मिलता जुलता था इसलिए मैंने साथ ही यहाँ पे करवा दिया। अभी इसको हमने आगे चल के भी देखेंगे इन्फिनिटी की लिमिट्स एक्ट कैसे करती हैं, वहां पे हम किस तरीके से फॉर्मुलाज को या कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, दैट्स द रीजन कि मैंने उसको यहाँ पे पढ़ा दिया कि कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर और साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन आ रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा इसी से लिंक मेरे पास, खैर इससे लिंक तो नहीं है मगर एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा था और ये क्वेश्चन नस के 2024 के अंदर भी आया हुआ है और एनईडी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैरान में भी आए हुए हैं, यूईटी में भी आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, आगे कहता है एक्स स्क्वायर और नीचे डिवीजन में आ रहा है साइन ए एक्स और आगे आ रहा है, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या। एग्जामिनर आपसे कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, जीरो के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो भाई इसकी लॉजिक क्या है, आप सिंपल तरीके से अगर डायरेक्टली देखो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को मैं अप्लाई करने के ऊपर जाऊंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना काफी हद तक टफ हो जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक इसी प्रॉपर्टी में छुपी हुई थी, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। अब याद करो, मैंने आपको लिमिट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लिमिट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स अप्रोच कर रहा है कहां पे, जीरो के ऊपर। और हमें यह बात मालूम है कि साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होता है, 1 के। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे इसकी लॉजिक क्या बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसकी पैटर्न को समझो। कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इधर एक्स आ गया, फिर इधर एक्स आ गया। अब देखो नीचे क्या है, नीचे मेरे पास आ रहा था सिंपल साइन ए एक्स, और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है मेरे पास सिंपल साइन बी एक्स। अब देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो? कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली जो टर्म होती है वो नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। आप लोग बोलोगे यस सर ये तो हमें मालूम है, इसमें कोई नई बात क्या है? यानी कि देखो लेट सपोज मैथ्स में अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो एक से ज्यादा टर्म जो डिवाइड हो रही होती हैं, ऊपर वाली टर्म या नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर मैं इसका वाइस वर्सा स्टेप करूं कि लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास a डिवाइडेड बाई बी, जरा और से बात समझिएगा, कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है a डिवाइडेड बाई बी, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय ए? इसका मतलब क्या होगा भाई, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी, वापस से रेसिप्रोकेट फॉर्म में वो a डिवाइडेड बाय बी बन जाएगा। अब आप सोचोगे सर ये बात आपने क्यों बताई मुझे? भाई ये बात समझ में आती है कि देखो अगर मुझे यहां पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, लिमिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो मुझे मालूम है कि ऊपर साइन फंक्शन होना चाहिए, नीचे एक्स होना चाहिए। तभी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर मेरे पास फंक्शन आ रहा है, ऊपर मेरे पास एक्स आ रहा है और साइन मेरे पास नीचे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो ऊपर एक्स मौजूद है इसको नीचे भेजना चाह रहे हैं। हम लोग क्या भेजना चाह रहे हैं, इस एक्स को ऊपर से नीचे। तो मैं यहाँ पे यही काम करता हूं कि भाई देखो 1 का 1 एज इट इज, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल साइन ए एक्स का साइन ए एक्स और ऊपर वाले एक्स को नीचे लिख दिया। क्योंकि भाई मेरे पास दुनिया में ये प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा की, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे ऊपर वाली टर्म या सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से जाके ऊपर लिखी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। सिमिलरली देखो हम लोग इसको भी ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन करके कैसे लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन बी एक्स और नीचे आ जाएगा सिंपल एक्स का एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपको यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी आपकी फॉर्म हो गई। अब फाइनली जब आप अपनी लिमिट को अप्लाई करवाओगे, चूंकि मेरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, जीरो के ऊपर, तो अब जहां जहां आपके पास एक्स आ रहा है वहां पे जरा डाल दो, आपकी प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई ना। अब जब लिमिट को अप्लाई करवाओगे तो आपकी बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय बी, मेरा फाइनल आंसर। दैट्स द लॉजिक हियर। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो कि भाई मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन ये आ रहा था, मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन ये आ रहा था। आप डायरेक्टली इसको एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मेरे पास डायरेक्टली लिमिट की प्रॉपर्टी आ रही है, सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी पे सॉल्व करने से आपका टाइम सेव होगा, भाई नॉर्मल सी चीज है। तो आपने क्या करा, आपने फंक्शंस को पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो एक्स ऊपर आ रहा है, साइन एक्स नीचे आ रहा है, प्रॉपर्टी कहती है कि नहीं साइन फंक्शन ऊपर होना चाहिए, एक्स नीचे होना चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, हमने सिंपल तरीके से ऊपर वाले टर्म को नीचे भेज दिया। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आपने एक्स को ऊपर से उठा के क्या कर दिया, साइन एक्स के नीचे भेज दिया। भाई कहीं पे भी अगर कभी भी दुनिया के अंदर कहीं पे लिखा हुआ हो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो भाई आप इसको ऐसे करके भी तो लिख सकते हो ना, 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे मैं नीचे करके लिख देता हूँ 3/2। भाई नीचे वाली टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वापस से जाके क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। तो बात तो एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो। तो साइन फंक्शन बाय फंक्शन आ गया, साइन फंक्शन बाय फंक्शन आ गया, सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, बट सिंप्लीफाई करके कर लोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। बताओ भाई ये बात समझ में आती है, कोई मुश्किल बात इसके अंदर, कोई चिंता की बात इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर? बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको हमने साथ साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। हमने साथ साथ क्या करना है, कुछ बेसिक चीजों को साथ साथ कवर करना है, साथ साथ चीजों को गो थ्रू करना है। अब देखो मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होती हैं लिमिट्स के अंदर। लिमिट्स के अंदर एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है, अब इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि एक्सपोनेंट के ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई होती है, और कभी भी एक्सपोनेंट का अगर फंक्शन आ जाए उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मगर देखो उसको समझने से पहले हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया
कि भाई मेरे पास लिमिट्स के अंदर एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने इसको ऊपर भी देखा था कि भाई लिमिट्स के अंदर फॉर्मूला है कि लिमिट एक्स कभी भी जीरो पे अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स कभी भी जीरो के ऊपर अप्रोच कर रही है, आपके पास ए की पावर में एक्स आ रहा है माइनस का वन, और नीचे डिवीजन में मेरे पास एक्स आ रहा है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास एल एन ए के। भाई मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, मेरे पास लिमिट्स के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, फॉर्मुलाज बहुत सारे होते हैं, हमें साथ साथ उनको अप्लाई करना है, साथ साथ देखना है कैसे अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास, लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिमिट्स के फॉर्मुलाज हैं। सिमिलरली लिमिट्स के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, लिमिट एक्स अगर कभी भी अप्रोच कर रही है कहां पे, जीरो के ऊपर, और मेरे पास फंक्शन आ जाए ई की पावर एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स, तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा कि देखो पहले चूंकि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या थी, जीरो के बराबर थी, पहले आपकी कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट आपकी एक्स अप्रोच कर रहा था जीरो के ऊपर, और ए आपके पास, ए किसको कहते हैं, ए कहते हैं कांस्टेंट को, तो ए मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था। इस सूरत में देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, इस सूरत में मेरा फॉर्मूला एल एन ए के बराबर है। बट अगर ई की पावर एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मेरा सिमिलर है, खाली नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इस सूरत के अंदर मेरा आंसर क्या होता है, एल एन ई के बराबर, एल एन ई का मतलब वन का होना। सही है ना, दो चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी हैं पहले नंबर के ऊपर, कि देखो कभी भी अगर आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, ए की पावर एक्स यानी कि कांस्टेंट की पावर में फंक्शन आ जाए, फिर माइनस का वन है और नीचे डिवीजन में फंक्शन है, इसका आंसर बराबर होगा किसके, एल एन कांस्टेंट के। वाइल अगर सेम स्ट्रक्चर हो बट ए की जगह पे नेचुरल एक्सपोनेंट हो, तो ई की पावर एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, एल एन ई के, और एल एन ई का मतलब होता है वन के बराबर। ये बेसिक हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि पेपर में बेतहाशा पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मूलाज को गौर से देखूं, तो मुझे एक बात, एक और फॉर्मूला यहां पे एग्जिस्ट करता है कि अगर कभी भी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, जीरो के ऊपर, मेरे पास फंक्शन आ रहा है ए की पावर एक्स माइनस का वन, और नीचे डिवीजन में आ रहा है बी की पावर एक्स माइनस का वन, तो हमारा इस सूरत के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है, इस सूरत के अंदर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बनता है एल एन ए और नीचे डिवीजन में एल एन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट का। अगेन ये लिमिट की बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें साथ साथ चीजों को कवर करते हुए पढ़नी है। इसके अंदर भैया आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके फॉर्मूलाज को जहन में बिठाना है, क्योंकि इसकी बैक साइड पर ऑब्वियसली कोई ना कोई डेरिवेशन होगी, या फिर अगर मैं एल हॉपिटल रूल के ऊपर भी सिंप्लीफाई करता हूँ या लिमिट्स को अप्लाई करके भी सिंप्लीफाई करता हूँ, तो उस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि अगर आप एल हॉपिटल रूल पे भी चेक करो तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे ऊपर अलग फिर नीचे अलग एंड सो ऑन, उस पैटर्न के ऊपर लेके जाओगे। तो भाई ये बेसिक लिमिट्स के फॉर्मूलाज हैं जो कि एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। सिमिलरली मेरे पास इससे लिंक एक और फॉर्मूला जो कि अक्सर और पेशतर आपको पेपर में मिलता है, और ये मैं भी नस्ट का पेपर देख रहा था, इसमें भी पूछा हुआ था कि लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, ई की पावर के अंदर मेरे पास एम एक्स आ रहा है और आगे आ रहा है माइनस का वन, ई की पावर में एम एक्स आ रहा है फिर आगे आ रहा है माइनस का वन और नीचे डिवीजन में एक्स का एक्स, तो ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल एम के, यानी कि पावर में जो भी कांस्टेंट आ रहा है एज इट इज उसके बराबर होगा। कि भाई देखो यहां पे क्या था, यहां पे हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर सेम चीज आ रही है, बट बहुत दफा एग्जामिनर आपके साथ चालाकी करेगा, एग्जामिनर बोलेगा ई की पावर में एन एक्स आ रहा है माइनस का वन आ रहा है और नीचे डिवीजन में एक्स, एग्जामिनर कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो पे, इसका आंसर बताओ। देखो अगर तो मेरे पास सिंपल स्ट्रक्चर आ रहा होता ना, ई की पावर एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसका आंसर सिंपल वन होता है, बट चूंकि यहाँ पे देखो साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल एन के बराबर। ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाई देखो सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर आपका आंसर क्या है, वन के बराबर, बट अगर यहां पे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दूं, मैं कोई भी टर्म रख दूं एन एक्स के साथ, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, उस टर्म के बराबर हो जाएगा। ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा एक चीज पूछी जाती है। सिमिलरली इसी से लिंक जो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो अगेन पेपर में आता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, ई की पावर में एम एक्स आ रहा है फिर आगे ई की पावर के अंदर आपके पास एन एक्स आ रहा है और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, एक्स का एक्स। तो अगर मैं इसको भी डायरेक्टली सिंप्लीफाई करता हूं, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, ये एल हॉपिटल रूल पे भी सिंप्लीफाई होता है कि भाई अगर मैं डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करवाता हूं तो जाहिर सी बात है नेचुरल एक्सपोनेंट्स का, आप जब यहां पे लिमिट को अप्लाई करवाओगे तो नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लोगे, तो आपका सिंपल जो आंसर आता है वो आएगा एम माइनस एन के बराबर। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है पेपर में तो कैसे सॉल्व करोगे, भाई जाहिर सी बात है एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे। अगर मैं एल हॉपिटल रूल को भी अप्लाई नहीं करता, डायरेक्टली अपनी लिमिट को प्लॉट करवाता हूं, तो चूंकि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पे, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास जीरो आ जाएगा। नीचे जीरो आने का मतलब क्या है कि फंक्शन अभी मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का फिर तरीकेकार क्या होगा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो आइए जरा लेके चेक कर लेते हैं। तो भाई ये प्रॉपर्टी है, बेसिक फॉर्मूला, बट चलो लेके चेक करते हैं। ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
एक दफा e की पावर mx को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर आगे क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे। देन e की पावर nx का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर nx को लिखोगे, फिर nx का डेरिवेटिव लोगे जो कि किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अब नीचे डिवीजन में x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। चूंकि मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये e की पावर 0 बन जाएगा। और दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 या 1 के बराबर होता है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर 0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 डालोगे तो आपके पास पावर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पावर में 0 आने का मतलब क्या, ये 1 आ जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा m माइनस एन के बराबर। तो भाई ये डायरेक्टली ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये बड़ा मशहूर एक लिमिट का फॉर्मूला है, कभी भी अगर आपकी लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है e की पावर bx माइनस का e की पावर yx, और नीचे डिवीजन के अंदर x का x, तो इसका आंसर क्या होता है लिमिट्स के अंदर, इसका डायरेक्टली लिमिट के अंदर आपका आंसर होगा b माइनस का y। यानी कि देखो जो भी आपके पास आपके फंक्शन के साथ वैल्यू आ रही है डायरेक्टली, वो आपका आंसर होगी। ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ये भाई बेसिक आपके फॉर्मुलाज आ रहे हैं, बेसिक लिमिट्स के फॉर्मुलाज हैं। देखो एवरी लेक्चर इज नॉट गुड लेक्चर ना, मतलब हर दिन आपका लेक्चर जो है ना बहुत ही कोई अच्छा नहीं होता। अभी जाहिर सी बात है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हमारे पास आते हैं और हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो फॉर्मुलाज की क्लास भी बहुत दफा आपके पास आती है, फॉर्मुलाज की क्लास भी पढ़ाने के अंदर मजबूरी होती है, तो भाई पढ़ना भी है उसको और याद भी करना है उसको, जहन में भी बिठाना है, क्योंकि फॉर्मुलाज आर दी एसेंशियल पार्ट ऑफ आर पेपर। कुछ फॉर्मुलाज ऐसे होते हैं जो कि आप स्टूडेंट को याद करवा सकते हो बड़े इजीली, बट कुछ फॉर्मुलाज बड़े कड़वे होते हैं और आप याद नहीं करवा सकते। आपको बताना पड़ता है कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे है और ये ऐसे ही है, हम इसकी डेरिवेशन नहीं देख सकते क्योंकि डेरिवेशन बैक साइड पे बहुत लेंदी होगी। हम सिंपल वे में इसको बेसिक वे में फॉर्मुलाज देख सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं उनको देख सकते हैं। तो भाई कुछ जगहों पे कड़वा घूंट हमें भी पीना पड़ता है। तो भाई ये कुछ फॉर्मुलाज हमारे पास अगेन आ रहे हैं लिमिट्स के अंदर। क्या फॉर्मुला है कि देखो लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, तो बराबर होगा ln a के। हाँ, आई कैन गाइड यू वन थिंग कि देखो ये दोनों फॉर्मुलाज एक बेसिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x आ रहा है तो ln a के बराबर है। अगर e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x आ रहा है तो ln e के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ जो जिस तरह का ऊपर स्ट्रक्चर था, नीचे स्ट्रक्चर लेकर आता हूँ और मैं इन दोनों को आपस में लेट सपोज डिवाइड करवाता हूँ, a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय b की पावर x माइनस का 1, तो मेरे पास ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ln a के, और नीचे वाली वैल्यू से आएगा ln b। तो ये फॉर्मूला भी बहुत पेपर में आता है। सिमिलरली कभी भी अगर मेरे पास इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए, लेट सपोज लिखा हुआ nx आ जाए, तो आंसर क्या होगा, n के बराबर। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, क्वेश्चन क्या आ गया, e की पावर nx माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। अब मुझे ये बात मालूम है कि e की पावर x माइनस का 1 बाय x बराबर होता है 1 के, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेट सपोज b लिखा हुआ आ जाए, bx आ जाए, तो आपका सिंपल 1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी वो आपके आंसर के तौर पे आएगी। तो ये बेसिक फॉर्मुलाज है भाई। सिमिलरली ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि e की पावर mx माइनस का e की पावर nx डिवाइडेड बाय x, तो जो भी आपकी जो भी वेरिएबल से टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट के अंदर टर्म मौजूद होती है, वो एज इट इज वहां पे आ जाती है, और ये इसकी लॉजिक होती है बड़ी सिंपल सी। इस तरीके से हमारी चीजें सिंप्लीफाई होती हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जब हम लिमिट को डिस्कस करते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में एग्जिस्ट करते हैं। पहले मुझे बताओ, ये थोड़ी सी बातें हजम होती हैं, प्लीज लेट मी नो दिस थिंग, फिर हम आगे मूव करते हैं। सर m माइनस का n, बेटा लास्ट क्वेश्चन में आप m माइनस का n डायरेक्टली लिख सकते हो भाई। मैंने तभी, यार मैंने सॉल्व नहीं करवाना था, मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करवाना था, फिर मैंने मगर सोचा काफी सारे बच्चों को जो है ना परेशानी हो जाएगी और उनको बिल्कुल ही जो है ना बहक जाएंगे कि सर ये बिल्कुल ही डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स द रीजन, अदरवाइज ये भी फॉर्मूला है भाई, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली करोगे, डायरेक्टली कर लो भाई सॉल्व, को मसला थोड़ी डायरेक्टली सॉल्व कर लो आप। ये फॉर्मूला है बेसिकली भाई, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब देखो मेरे पास लिमिट्स के अंदर जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं ना, मैं आपको बड़े मजे की चीज बताता हूँ। दुनिया के अंदर अगर कभी भी लिखा हुआ हो ना, अगर दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी टर्म की पावर के अंदर, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा हो पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा वैसे तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, देखो पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब होता है इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी। मगर नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब कभी आपने सोचा है क्या होता है, नेगेटिव इंफिनिटी कहते हैं जीरो को। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या बात कर दी, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, सर ये कैसी बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी ये होता है और नेगेटिव इन्फिनिटी ये होता है, ये कौन सी मजाक की बात कर रहे हैं आप। चलो मैं आपको चीजें डिस्कस करता हूं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। अब देखो मैं आपसे दो बातें करता हूं। देखो दुनिया में इन्फिनिटी का फॉर्म होता है, आपके पास दुनिया में कोई भी टर्म है,
अगर उस टर्म के डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। नॉर्मल सी बात है, दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर टर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसके डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, इन्फिनिटी होगा। अच्छा भाई, अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज दुनिया में किसी टर्म के डिवीजन में इन्फिनिटी आ जाए, तब क्या होगा? अब आप बोलोगे सर इन्फिनिटी आंसर आएगा, मतलब डिवीजन में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा तब जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है कि देखो लेट सपोज मेरे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एन, अगर उसके डिवीजन में इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी किसको कहते हैं? इन्फिनिटी के मायने क्या होते हैं भाई? इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग वन डिवाइडेड बाय जीरो के। ये बात सारे बच्चे मानते हो ना, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी हम कहते हैं वन बाय जीरो के। तो भाई नीचे वाली टर्म को जब नीचे से ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय वन। जीरो जाके एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो डेट्स द रीजन के एन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिंपल जीरो के। एन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास जीरो के। अच्छा, अब देखो दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी टर्म की पावर में अगर पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो, भाई इन्फिनिटी का मतलब पावर में क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर एन की पावर में क्या आ रहा है? प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी के बराबर ही होगा, यानी कि आंसर में भी इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। बट अगर दुनिया में कभी किसी टर्म की पावर में एन इन्फिनिटी आ रहा हो, इसका मतलब क्या होता है? अब बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब इन्फिनिटी होना चाहिए है भाई। कितने बच्चों को लगता है अगर किसी टर्म की पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए? कितने बच्चों को लगता है? मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे सर लगता है भाई, लगता है। हैदर, लगता है नहीं लगता? अगर आपकी पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर क्या होगा? अक्सर बच्चों को बोलेंगे सर ये भी तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना, पावर में इन्फिनिटी आ रहा है सर, क्या मजाक कर रहे हैं? तो आओ समझते हैं इसको। देखो अगर पावर में कभी भी नेगेटिव का इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानते हो ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट? मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपकी पावर में नेगेटिव की वैल्यू आ रही है तो उसका ऊपर से नीचे भेज दो। ऊपर से नीचे भेजोगे, नीचे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात सारे बच्चे मानते हो? अब आप बोलोगे यस सर ये तो हम मानते हैं, हम ऊपर से नीचे भेजेंगे, नीचे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करो। एन की पावर में इन्फिनिटी, अगर किसी भी टर्म की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब जरा गौर से देखो डिवीजन में क्या आ गया? ये आ गया वन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। और कभी भी डिवीजन में इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी कहते हैं वन बाय जीरो को, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इन चार चीजों को याद रखिएगा। कभी भी अगर एन की पावर में पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो तो आंसर होता है पॉजिटिव का इन्फिनिटी। बट कभी भी अगर एन की पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी हो तो आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर होता है सिंपल तरीके से जीरो के बराबर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी एन की पावर में अगर नेगेटिव का इन्फिनिटी हो तो आपका आंसर किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ये चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दो चीजें मतलब यार, कि भाई आपके पास कभी भी अगर पावर में देखो, अगर पावर में इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर इन्फिनिटी होगा। बट अगर पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव का इन्फिनिटी। अब आप सोच रहे होंगे सारी बातें मैंने क्यों करी हैं, मैं आपको उसके पीछे भी रीजन भी बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम बताऊंगा मगर बड़े मजे की चीज है आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि सर ये इतने सारे आपने फॉर्मुला बता दिए, फायदा क्या है इसका? अब ये फायदा भी आपको मैं दिखाता हूँ, बिलीव मी इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपसे कहता हूं पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आगे एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन आ रहा है टू की पावर एक्स माइनस का वन, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? थ्री की पावर एक्स माइनस का वन। अब देखो मैंने ऑल्दो आपसे क्या कहा था, दुनिया का हर क्वेश्चन एल हॉपिटल रूल पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप मेरी बात तस्लीम करते हो भाई? मैंने आपसे क्या कहा था? दुनिया का हर क्वेश्चन आप एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा ही है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को भी एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मगर आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो कैसे, मैं डायरेक्टली अगर अभी लिमिट को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को डालता हूँ तो क्या बन जाएगा? टू की पावर जीरो माइनस का वन, और नीचे भी क्या हो जाएगा? थ्री की पावर जीरो माइनस का वन। टू की पावर जीरो होता है वन, वन माइनस का वन, और नीचे भी क्या आ जाएगा? वन माइनस का वन। तो ऊपर ऊपर जीरो आ जाए मसला नहीं है, नीचे जीरो आ जाए फंक्शन यानी कि अनडिफाइंड हो गया। तो सॉल्व करने का फिर तरीका क्या है? एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल पे जरा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आप एक लंबा सा मेथड करोगे। आप बोलोगे सर टू की पावर एक्स का पहले यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव टू की पावर एक्स आएगा, फिर ln टू आएगा, फिर माइनस के वन का डेरिवेटिव मेरे पास जीरो के बराबर आएगा। ऐसा ही है ना भाई? ऐसे ही आएगा मेरे पास, सही है? ओके उसके अलावा क्या होगा? उसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। नीचे थ्री की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? थ्री की पावर एक्स के बराबर। फिर चूंकि डेरिवेटिव में आप कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, याद है कि डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला होता है, एक दफा फंक्शन को एडिट लिखते हो, फिर ln का ln, a का a, और आगे क्या करोगे? पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। तब आप खुद देखो
3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक दफा 3 की पावर x लिखोगे, फिर ln 3 लिखोगे, फिर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, और देन माइनस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो आपके पास आपका ये आंसर आ रहा है। मगर जब आप अपने ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में आंसर ही मौजूद नहीं होगा। एग्जामिनर ने लेट सपोज ln 2 की वैल्यू रखी हुई है या नहीं रखी हुई, आपके पास ये आंसर ही नहीं आ रहा होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा सॉल्व कैसे करना है। या फिर अगर आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि भाई हमें मालूम है कि हमें तो लिमिट अप्लाई करनी थी, और मेरी लिमिट कहां पे अप्रोच कर रही है, मेरा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिमिट को डालता हूं, मैं अगर अपनी लिमिट को यहाँ पे डालता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 0 इंटू ln 2 का ln 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 0 इंटू ln 3 का ln 3। 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, तो आंसर क्या आया ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3। दो स्टेप्स लगे, कम से कम दो स्टेप्स तो लगेंगे ना यार। मगर ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला आता था, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला नंबर 3, कि भाई a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय b की पावर x माइनस का 1, सर हाशिम ने गलती से फॉर्मूला पढ़ा दिया था, तो भाई फॉर्मूला हमें याद है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या था, ln a डिवाइडेड बाय ln b के बराबर। कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय b की पावर x माइनस का 1, डायरेक्टली यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। तो ये इसकी शॉर्टकट थी भाई, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करते, आंसर सिंप्लीफाई हो जाता। डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आ जाना था, डायरेक्टली मेरा आंसर आना था ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3 के बराबर, क्योंकि देखो सेम लॉजिक आ रही है। ऊपर कांस्टेंट क्या, ऊपर आपके पास कॉमन एक्सपोनेंट माइनस का 1 है, नीचे भी कॉमन एक्सपोनेंट माइनस का 1 है, एंड योर फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 0। तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सिमिलरली देखो एक और बड़े मजे की बात, एक और बड़ा इससे लिंक क्वेश्चन, जो बच्चे कह रहे थे सिर्फ फॉर्मुलाज क्यों पढ़ा दिया आपने, तो भाई फॉर्मुलाज देखो क्यों पढ़ाए थे, रीजन समझो ना। अब रीजन समझो। मेरे पास क्वेश्चन आता है e की पावर 4x माइनस का e की पावर 3x, नीचे डिवीजन में आता है x का x। एग्जामिनर कहता है कि लिमिट कहां अप्लाई कर रही है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, कहता है सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा, है भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है भाई क्या आंसर होगा इसमें क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। भाई मैंने आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो एल हॉपिटल रूल को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मगर हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि देखो फॉर्मूला क्या था, ई की पावर एम एक्स माइनस का ई की पावर एन एक्स, और नीचे डिवीजन में एक्स आ रहा हो, इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है एम माइनस एन के बराबर। तो भाई आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है एप्टीट्यूड के अंदर, रिमेंबर दिस थिंग। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायरेक्टली आंसर होगा सिंपल तरीके से 4 - 3 के बराबर, जो कि आंसर आ जाएगा सिंपल 1 के बराबर। दैट्स द लॉजिक हियर। भाई क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, मतलब डायरेक्टली आपने सिंप्लीफाई करवाया, आंसर आ गया। एल हॉपिटल रूल पे सॉल्व करना चाहोगे, उससे भी आंसर वही आएगा, आई कैन बेट यू वन थिंग यार। उससे सॉल्व करना चाहो, सॉल्व उससे भी होगा, कैसे नहीं होगा सॉल्व, ई की पावर 4x का डेरिवेटिव ई की पावर 4x होगा, 4x का डेरिवेटिव फिर 4 आ जाएगा, ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x होगा, फिर 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब चूंकि x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, तो e की पावर 0 1 हो गया, खत्म हो गया। तो सिंपल यहाँ पे 4 माइनस का 3 यानी कि 1 आ गया। क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो मैंने इतनी सारी बातें कर ली यार, मैंने इतनी सारी बातें कर ली, एक क्वेश्चन तो जरा मुझे सॉल्व करके दिखाओ। एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है ना घोल के पी जाना बेटा, इस क्वेश्चन को घोल के पी जाना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातों को जरा गौर से समझते हैं, गौर से पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसी टॉपिक से लिंक क्वेश्चन है, मगर मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की नॉलेज को। भाई भागना नहीं है, क्लास को एंड करके नहीं भागना, अगर भागना भी है तो इस क्लास को यहां पे इस क्वेश्चन के ऊपर एंड करेंगे भाई, पहले मगर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से शाबाश, एटलीस्ट ट्राई करो, सारे के सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनईडी के 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 के अंदर भी आया है, 2018 में भी आया है, 2017 में भी आया है, और उससे पहले भी सालों में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको नस में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन मैदान में भी मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई करो शाबाश, आई रियली वांट कि आप इस क्वेश्चन की ट्राई करो। ये एनईडी के 2021 में भी आया हुआ है, कंप्यूटराइज पेपर्स के अंदर ही मौजूद है, और जब एनईडी के टेस्ट कंप्यूटराइज नहीं होते थे क्वेश्चन तब भी आया है बेतहाशा। देखो सॉल्व खुद से करना है, अगर कहीं मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया इट्स रियली गुड, जिन बच्चों ने चीटिंग करी है ये बहुत गलत काम किया है भाई, खुद से सॉल्व करने मैंने इसलिए दिया था। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन फेल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, भाई देखो चूंकि एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, तो e की पावर के अंदर देखो 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा, सही है ना, फिर माइनस का 1, फिर अगेन देखो e की पावर में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस का 1।
तो भाई e की पावर में 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इंफिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि e की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या, इंफिनिटी आएगा। e की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो यानी कि इंफिनिटी का क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी का, यानी कि फंक्शन अभी अनडिफाइंड है इस लिमिट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, फंक्शन अभी अनडिफाइंड है इस लिमिट के ऊपर। तो इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है कि आप सबसे पहले कोशिश क्या करो, आप कोशिश करो कि भाई इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो। अच्छा, एल हॉपिटल रूल को भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एल हॉपिटल रूल को भी अगर मैं अप्लाई करने पे जाऊंगा ना, तो डायरेक्टली मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाएगा कि भाई मैं कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, 1/x के फंक्शन का सिंप्लीफाई करवाऊं, लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कैसे कि देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं किसी तरीके से इस इंफिनिटी को डिवीजन में शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। यानी कि मेरी कोशिश होनी चाहिए ये जो e की पावर 1/x है ना, किसी तरीके से डिवीजन में चला जाए। इससे फायदा क्या होगा, मुझे ये बात मालूम है कि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होता है 0 के बराबर, उससे काफी हद तक मेरी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। तो हम इसी लॉजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैं ऊपर वाली टर्म में से e की पावर 1/x को कॉमन ले लेता हूं। मैं ऊपर से e की पावर 1/x को कॉमन ले लेता हूं। मैं ऊपर की पूरी टर्म से e की पावर 1/x को कॉमन लूंगा। तो देखो, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के अंदर अगर आप कहीं से कोई चीज कॉमन लेना चाहते हो, लेट सपोज मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लेना चाहता हूं, जरा बात समझिएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लेना चाहता हूं, तो मैथ्स कहते हैं इजाजत है आपको। कैसे कि देखो, जिस टर्म के पास 3 मौजूद नहीं है वो उसके डिवीजन में आ जाता है। ये बड़ा मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप कहीं से कोई चीज कॉमन लेना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसके डिवीजन में चली जाएगी। वो क्या हो जाएगी, उसकी डिवीजन में चली जाएगी। यानी कि अगर मैं उस पूरी इक्वेशन में से कोई चीज कॉमन लेना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगी, वो उसकी डिवीजन में चली जाएगी। सिमिलरली देखो, अगर मैं यहां से सेम काम करना चाहता हूं, अगर मैं e की पावर 1/x को कॉमन लूंगा, तो यहां पे 1 बचेगा। और देखो 1 के पास चूंकि e की पावर 1/x मौजूद नहीं है, तो ये उसकी डिवीजन में आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, उसकी डिवीजन में। सिमिलरली देखो, नीचे डिवीजन में क्या होगा, नीचे भी सेम काम करूंगा कि नीचे से भी मैं क्या करता हूं, e की पावर 1/x को कॉमन ले लेता हूं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x। इससे फायदा क्या हुआ, इस e की पावर 1/x से e की पावर 1/x कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x। और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में आ गया 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x। अब फाइनली मैं लिमिट को यहां पे इजीली अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही थी 0 के ऊपर। चूंकि मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही थी 0 के ऊपर, अब यहां पे लिमिट को अप्लाई करवाना आसान हो गया, क्योंकि देखो ये अब इंफिनिटी जो है वो डिवीजन में आ गया, और हमें पता है कि डिवीजन का इंफिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करवाना निस्बतन आसान हो गया। अब देखो 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर, ये 1/0, और यहां पे भी देखो 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/0। और हमें ये बात मालूम है कि e की पावर 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी के बराबर। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में इंफिनिटी आ जाए तो क्या होता है, इंफिनिटी आता है। अब देखो जरा गौर से, ये 1 का 1 एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज, ये e की पावर 1/0 क्या बन गया, इंफिनिटी आ गया। तो यहाँ पे इंफिनिटी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/0, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल इंफिनिटी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, इंफिनिटी के बराबर। और हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी होता है 0 के बराबर। इसको भी अपने पास शॉर्टकट में लिखना चाहो तो भाई लिख लो, ऑल्दो मैंने ऊपर एक्सप्लेन इसलिए करा था ताकि जरूरत ना पड़े। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सिंपल, आपके पास ऊपर से भी 1 बच रहा है, नीचे से भी 1 बच रहा है, तो आंसर क्या था, 1 के बराबर था यार। बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हैं भाई, क्वेश्चन क्लियर होता है कि नहीं? उस क्वेश्चन के ऊपर आज की क्लास को एंड कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेडरल के अंदर, नस के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, और 0 आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, कोई मेरे पास 0 जो है मेरा एंगल आ रहा है, यानी कि 0 एंगल है मेरा, सही है, 0 डिग्री मेरा एंगल आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास x डिग्री डिवाइडेड बाय x के बराबर। क्या आ रहा है, x डिग्री डिवाइडेड बाय x के बराबर। या फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 0 क्या आ रहा है, 0 मेरे पास कोई भी मेरा पर्टिकुलरली एंगल आ रहा है, और एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x के बराबर। अब एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। एग्जामिनर क्या कहता है, इसको सॉल्व करके बताओ। यानी कि आपको यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो डिग्री में गिवन है। हमें क्या करना पड़ता है भाई, हम कभी भी क्वेश्चंस को जब डाल रहे होते हो, जब सिंपल नंबर्स को आप डाल रहे हो, तो आप जब सिंपल साइन 2π/3 करते हो, 1π/3 करते हो, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में एंगल्स को प्लॉट करते हैं ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेडियंस की फॉर्म में एंगल्स को प्लॉट करते हैं। तो भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मसला क्या है कि भाई ये दोनों यूनिट डिफरेंट है। आपके पास ये जो आ रहा है ये डिफरेंट यूनिट आ रहा है, ये रेडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ये जो आ रहा है ये डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारे दोनों एंगल्स काफी मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, मुझे ये बात
मालूम है कि दुनिया में 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। तो अगर एग्जामिनर ने देखो, अगर तो यहाँ पे ना लिखा हुआ होता तब तो सॉल्व करना आसान था भाई। अब तक देखो हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी, मगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बाकायदा तौर पे आपको कहा कि भाई तुम्हारे पास एंगल तुम्हारा अलग यूनिट है और तुम्हारे पास पर्टिकुलरली जो तुम्हारी लिमिट अप्रोच कर रही है वो अलग यूनिट पे कर रही है अप्रोच, यानी कि 1 रेडियन में 1 डिग्री में। तो हम काम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से, चूंकि हम लिमिट अप्रोचिंग वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, हम अपने एंगल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे? कि मुझे पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। तो अगर मेरे पास कहीं पे x डिग्री लिखा हुआ है तो भाई इसका रेडियन में क्या वैल्यू होगी, इसकी रेडियन में वैल्यू होगी सिंपल x इंटू पाई बाय 180 के बराबर। ऐसे ही है ना, किसके बराबर होगी? x इंटू पाई बाय 180 के बराबर। तो अगर मुझे यहां से इस डिग्री के सिंबल को रिमूव करना है, अगर मैं चाहता हूं कि सिंपल लिमिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकूं तो डिग्री के सिंबल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीकेकार क्या है कि मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल तरीके से साइन का साइन, नीचे वाला x रेडियस का रेडियस, और ये जो x डिग्री आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x इंटू पाई बाय 180। अब क्या करें सर? अरे भाई देखो, हमें ये बात मालूम है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कभी भी अगर मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर और मेरे पास आ रहा हो साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो p मेरा जो कांस्टेंट होता है वो एज इट इज आ जाता है, क्योंकि साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन क्या होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पे पाई बाय 180 मेरा कांस्टेंट है और साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, इफ द लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ये किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो खाली मेरे पास आंसर में क्या बचेगा? पाई बाय 180। क्या बचेगा? पाई बाय 180। ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर था। आपके पास आंसर में 1 भी लिखा हुआ होगा, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर में 1 टिक करके आ जाते हैं। अरे भाई अब ये भी तो देखो कि 1 होता कब है। 1 आपके पास उस वक्त होता है जब आपका ऊपर फंक्शन और आपका पर्टिकुलरली लिमिट जो आपकी अप्रोच कर रही थी वो सिमिलर होती है। भाई 1 किस वक्त होता है? जब कभी साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन और फंक्शन अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर। अगर मेरे ये एंगल, अगर मेरा फंक्शन, मेरा एंगल और जो वैल्यू मेरी अप्रोच कर रही है वो सिमिलर होगी तब आंसर 1 होता है। मगर यहां पे कैटेगोरिकल वे में ऊपर ये आपको गोल दायरा बना के दिया गया है। जब ये गोल दायरा बना के दिया गया है तो इसका मतलब है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करोगे ना, इसका मतलब है कि भाई जो आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है वो डिफरेंट यूनिट के अंदर है, और जो आपका यहाँ पे वो आ रहा है, आपका जो फंक्शन आ रहा है, वो आपका एंगल जो आ रहा है वो एक अलग रेडियन के अंदर, ये अलग पर्टिकुलर डिग्री में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि तभी आपको गोल दायरा बना के दिया है। गोल दायरे का मतलब डिग्री है, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। बल्कि आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो आप सिंपल x डिग्री किसके बराबर होगा? x इंटू पाई बाय 180 के, और सिंपल आप x डिग्री को रिमूव करोगे x इंटू पाई बाय 180 के सिंबल से, और साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन चूंकि बराबर होता है 1 के, तो फाइनली वो 1 हो जाएगा और सिंपल पाई बाय 180 मेरे पास बच जाएगा। ये लॉजिक थी इस क्वेश्चन की। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या होता है? सिंप्लीफाई। तो अब आपने करना क्या भाई, इसको अब आपने बैठ के सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने इसको बैठ के क्या करना है बच्चा? अब आपने इसको बैठ के लाजमी तौर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो यहीं पे हम इस क्लास को एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस आपके वो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं।